Hi, and welcome to e-learning program for New Era Public School for Grade 10 SS Geography. We are studying Chapter 8, that is Lifeline of National Economy, and this is our second session in this. So let's start. I found this beautiful emoji which I have started using nowadays. धीरे धीरे हम लोग भी सीख रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं. चलिए, तो yesterday we started with the lifeline. So if we talk about lifeline of national economy, that means we are referring to what? Yeah, we are here referring to transportation and communication. These two things, communication and transport, will remain the lifeline for any economy. Right, the development of the country solely depends. Not solely, this word should not be used solely, but majorly, or say to some extent, because you cannot deny production has got immense um, hold on for a second, give me a moment. So in our earlier sessions, we have studied manufacturing industries, or say agriculture, or say minerals, or primary sector. All these things have their contribution, or say significant contribution towards economy. ठीक, तो अगर इकोनॉमी को हमारा बूस्ट करने में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काम आ रहा है, या एग्रीकल्चर पे हम मेजरली डिपेंड हैं, या फिर हमारा माइनिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इन सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन. सो दीज टू थिंग्स विल बिकम लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी. ठीक, अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए, इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्कस द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, देन यू मस्ट राइट व्हाट? Transportation and communication. Even you can find this somewhere here. See, these critical statement become source of क्वेश्चन बनाने के टाइम पे टेक्स्ट बुक में लिखी हुई ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए सोर्स बन जाता है, जहाँ से हम क्वेश्चन को फ्रेम कर पाते हैं. चलिए, तो बिकॉज वाई वी कॉल इट लाइफलाइन, और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे पकड़ लिया जाए, मेरी सिरामिक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. अगेन सिरामिक इंडस्ट्री से निकला हुआ आउटपुट हमें फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट में पहुँचाना पड़ेगा. तो यू सी, अगर हम इसका एक किसी भी चीज़ को निकाल दें, अगर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है तो इंडस्ट्रीज़ का ग्रो करना मुश्किल है, बिकॉज रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना, या फिनिश्ड गुड को मार्केट तक पहुंचाना, या लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, बट ट्रांसपोर्टेशन हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. ये बातें हम कल कर चुके हैं. यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन 3 डोमेन. अर्थ के 3 डोमेन्स में, या 3 स्फीयर डोमेन्स में अगर आप देखेंगे तो लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों डोमेन्स हैं अर्थ के. ठीक, या इनको हम कह दिया कि दीज आर 3 एक्सिस कह दिया जाए, हाँ, या 3 डायमेंशंस कह दिया जाए. दीज आर 3 डायमेंशंस, राइट? लैंड, अंडर वाटर या वाटर, और एयर. ये तीनों चीज़ों को अगर हम देखें तो
इसको क्लासिफाई जब करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, तो इन 3 डोमेन्स में करेंगे या 3 डायमेंशंस में करेंगे, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड में हम रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। वाटर में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ओवरसीज़ हो सकता है। अगर कांडला से मुंबई हार्बर ले जाएं सामान, या गोवा, अगर हम इस तरीके से विद इन इंडिया ही शिप्स के थ्रू अपना सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं नेविगेट करके, तो दैट विल बी कॉल्ड इनलैंड। वेर एज इफ वी आर sending goods or navigating from India to abroad, तो उस कंडीशन में इसे ओवरसीज़ कहा जाएगा। और एयर के मामले में डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज, दैट यू ऑलरेडी नो। अगर कोई भी एयरलाइंस विद इन इंडिया ऑपरेट कर रहा है, मीन्स उसका टेक ऑफ का डेस्टिनेशन एंड लैंडिंग डेस्टिनेशन दोनों के दोनों इंडिया में हैं, और इस रूट में वो ऑपरेट करता है, तो वो डोमेस्टिक एयरवेज है। अगर वो इंडिया से लेके अब्रॉड तक ऑपरेट कर रहा है, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है ये। और उसका एक और क्लासिफिकेशन है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, और वेरएज प्राइवेट एयरलाइंस में जेट, इंडिगो एंड देयर आर सो मेनी अदर्स। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, और इसके लिए हम रेफ़र कर लेते हैं अपना पीपीटी। इट इज़ नॉट दैट ओनली यू पीपल आर स्टडिंग, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं पढ़ रहे लॉकडाउन में, इवन वी आर स्टडिंग। चलिए, टेकिंग ए ब्रेक फ्रॉम योर स्टडीज़, लेट मी शो यू समथिंग। While you were busy in learning through online courses, I was also busy studying. During this time, I completed my course from British Council. ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल से मैंने भी पढ़ाई की आप लोगों की तरह, और एक 2 कोर्सेज कंप्लीट किए हैं, राइट। तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो एक टीचर को तो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो साथ में हमें भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो विश आई कुड शो यू द सर्टिफिकेट्स, एंड इट्स देयर। ओके, होल्ड ऑन। So here it is, awarded by British Council, United Kingdom made, and this is for professional development of leaders in education. That is an introduction to core skill for leaders in teaching, connecting classrooms. Take this is the one, and the other one is somewhere here. Yeah, here it is. प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स, अगेन ब्रिटिश काउंसिल से, कोर्स स्किल फॉर टीचर्स। ठीक, तो इन दिनों में मैंने भी पढ़ाई की आप लोगों के साथ। आप लोग अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, और मैं अपना प्रोफेशनल इन्हांसमेंट के लिए टीचिंग लर्निंग के बारे में नए नए मेथड्स क्या हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली क्या यूज़ हो रहा है, क्या क्या मेथड्स हैं, या क्या स्किल्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में पढ़ रहा था। तो वी बोथ आर एट सिमिलर स्टेज, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक, और उसके साथ पढ़ा भी रहा हूँ। चलिए, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। एनफ ऑफ फ्लॉन्टिंग, बहुत फ्लॉन्ट कर लिया मैंने, दिखा दिया आप लोगों को। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ यू पास आउट फ्रॉम द स्कूल, you join colleges or wherever you join, never stop learning. Even if you are well paid, you get a well paid job, or you start your own industry, but never cease to learn. Keep learning. At the age of 40 still I am in the phase of learning. ठीक है, अभी फिर आपको एक और फ्लॉन्ट करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन माई मास्टर्स लॉन्ग बैक, then now again I have enrolled for master's second time, this time in education, right?
तो पढ़ाई लिखाई कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूँ। चलिए, नाउ हियर वी आर ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू 56 लाख किलोमीटर्स। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, मीन्स रेलवेज से पीछे हैं, मीन्स जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट इज रेलवेज, सेकंड इज दिस so correction, the road length, that is 56 lakh kilometers, that makes road transport as the largest means of transport. तो रोड का लेंथ अगर आप इंडिया में देखेंगे तो दैट इज 56 लाख किलोमीटर्स पॉइंट समथिंग समथिंग, ठीक। और उसी के अगेंस्ट अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट को कंपेयर कर लें तो रोल का जो हमारा रेलवे ट्रैक्स है उसका टोटल लेंथ है 1,23,000। तो देर इज़ अ ह्यूज एंड ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। तो रेलवेज जो है उसके जो ट्रैक का लेंथ है पूरे इंडिया में जो स्प्रेड आउट है वो 1,23,000 है, वेर एज रोड का लेंथ है 56 लैक्स। तो ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है, 50 टाइम्स इन फैक्ट। चलिए, तो हम यहाँ पे थे। दैट मीन्स हमारा जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं लार्जेस्ट है। सेकंड कम्स रेलवेज। They still have an edge over railways in view of ease with which it can be built and maintained. तो सबसे बड़ी बात है रेलवेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोड का इसलिए है, इसलिए इसका विस्तार इतना हुआ कि वो 56 लाख किलोमीटर्स तक पहुँचा है, क्योंकि बहुत ही आराम से बन सकता है, ठीक है। उसका मेंटेनेंस इजी है रेलवेज के अगेंस्ट। तो लेट्स सी कोई क्या ऐसे इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से रोड नेटवर्क हमारा इतना ग्रो किया कि रेलवे से 50 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट इट सेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज़ मच लोअर देन रेलवे लाइंस। तो रेलवे लाइन को बनाने में जो लागत लगती है उससे कहीं कम खर्च आता है रोड के कंस्ट्रक्शन में। सेकंड, रोड कैन ट्रैवर्स comparatively more dissected and undulating topography। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जहाँ हमारा टोपोग्राफी या फिर जियोग्राफिकल रिलीफ जो है कहीं पहाड़ पठार, क्योंकि हमारी कंट्री में तो जियोग्राफिकली आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं आपको माउंटेन्स मिल रहे हैं, कहीं पठार मिल रहे हैं, कहीं रेगिस्तान है ना। तो ऐसे कंडीशन में रोड को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना और रोडों का निर्माण करना बहुत आसान है। तो एक ये बड़ा मेजर एडवांटेज है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एज वेल एज सच कैन ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। तो जो रोड नेटवर्क है उनको आप स्लोप्स में बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लोप्स में गाड़ियाँ उतर सकती हैं, चढ़ सकती हैं। तो रोड, तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा कहाँ पे, जब हम हिमालयन रीजन में रोड बना रहे होंगे। हिमालयन रीजन में रोड बनाने का काम जो है वो BRO का है, वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दुर्गम जगह है, जहाँ पहुँच नहीं सकता नेशनल हाईवे, उसके आगे के जो रोड्स हैं वो NHAI की जगह BRO कंस्ट्रक्शन करता है। तो हिमालयन रीजन में क्योंकि स्लोप्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर आपको रोड बनाना है, डिसेक्टेड है, कटा फटा ज़मीन है, तो ऐसी जगह पे सिर्फ रोड बन सकता है। मगर रेलवे ट्रैक अगर हमें ले करना है तो वी नीड टू
डिस्ट्रॉय द एंटायर माउंटेन, उस माउंटेन को कट करके प्लेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे बनाया जा सकता है रेलवेज। या दूसरा क्या है, दो माउंटेन्स के बीच में इतना बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जाए कि दो माउंटेन्स को उस ब्रिज पे कनेक्ट कर पाए, तब जाके रेलवे चले। तो ये थोड़ा मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। तो हिमालयन रीजन में जहाँ स्लोप का ग्रेडियंट, द एंगल ऑफ स्लोप इज़ मोर, तो वहाँ पे भी हमारा रोड्स काम कर सकता है बेटर तरीके से। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू एंड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। तो रोड में क्या है, सपोज अगर ट्रेन के अगेंस्ट या रेलवेज़ के अगेंस्ट अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो रोड ट्रांसपोर्ट हमेशा हमेशा इकोनॉमिकल पड़ेगा। बिकॉज अगर आप कोई सामान को किसी फिक्स डेस्टिनेशन पे भेजना चाहते हैं, सपोज़ कुछ सामान है जो मेरी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है और मैं उसे चाहता हूँ कि असम ये भेजना चाहूँ, तो क्या पहली बात यह है, क्या रेलवेज़ वहाँ तक अवेलेबल हैं? पहली बात, हो सकता है ना अवेलेबल हो। तो क्या उस छोटे से पार्सल के लिए मैं पूरी ट्रेन बुक करूँगा? अगर पूरी ट्रेन बुक करके वो पार्सल अपना भेजता हूँ या अपना तैयार किया हुआ सामान भेजता हूँ, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं खर्च बढ़ जाएगा। तो जब भी क्वांटिटी कम है हमारे सामान का और मुझे किसी डेस्टिनेशन पे भेजना है, या लोग कम हैं और उनको भेजना है किसी डेस्टिनेशन पे, तो हमेशा रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आसान रहेगा। Then it also provides door to door service, thus cost of loading and unloading is much lower। जब हमारा रोड ट्रांसपोर्ट होगा तो सपोज़ मैं ट्रक में डाल के, जब भी मैं नेवी में था, एवरी 3 years वी यूज़ टू गेट ट्रांसफ़र्स, है ना। तो हर 3 महीने बाद हम जब ट्रांसफ़र जाते थे, तो व्हाट वी यूज़ टू डू, एक ट्रक हायर करते थे, उस ट्रक में अपना सारा सामान डंप कर देते थे। मीन्स मेरे फ्लैट के नीचे वो ट्रक आ जाएगा, आई विल डंप एवरीथिंग इन दैट ट्रक, और वो मुंबई से निकलेगा, विशाखापट्टनम में मेरे नेक्स्ट फ्लैट के नीचे जाके खड़ा हो जाएगा, फिर पहुंच गया। अगर सपोज़ यही काम मैं ट्रेन से करता, तो सबसे पहले मुझे अपने घर से ले जाके वो सामान रेलवे स्टेशन पहुंचाना पड़ता। रेलवे स्टेशन में फिर उनको लोड करता, लोड करवाने के लिए अगेन मुझे पॉटर की ज़रूरत पड़ती, जो कूली है, लेबर चार्जेस मुझे एक बार अपने घर से ट्रक में डलवाने के लिए पे करना पड़ता। अब ये ट्रक जाके रेलवे स्टेशन पे मेरा सामान छोड़ता, अगेन वहाँ से अनलोड करके ट्रेन में लोड कराने के लिए मुझे लेबर चार्जेस पे करने। फिर उसके बाद सपोज़ वो सामान पहुँच गया 4 दिन 5 दिन के बाद विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में अगेन मुझे एक्सपेंसेस करना है अनलोड कराने के लिए, फिर वो ट्रक में डालूँगा, फिर वो ट्रक जाएगा मेरे घर तक छोड़ेगा, अगेन आई हैव टू पे लेबर कॉस्ट। तो यू सी, क्योंकि सामान कम है, एक ट्रक में आ सकते हैं, तो डोर टू डोर डिलीवरी हो सकती है। मीन्स मेरे एक घर से दूसरे घर में सीधा पहुंच गया सामान, तो यहाँ पे मेरे लेबर चार्जेस जो है, लेबर का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर to other mode of transport, such as they provide a link between railway station, airport and seaports। अब सपोज कोई सामान है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में ही है, अगर मुझे सामान भेजना था ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन में हो सकता है मुझे, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज से था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन दे रहे, मगर पहला रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे घर से वो सामान पिकअप करके रेलवे स्टेशन तक छोड़ना है, तो अगेन उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगेन नेक्स्ट डेस्टिनेशन के रेलवे स्टेशन से उठा के घर तक पहुंचाना है, अगेन ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। या फिर कोई दूसरा कार्गो है, उससे पहले किसी इंडस्ट्री से या किसी ऑफिस से वो कार्गो को उठाना पड़ेगा, एयरपोर्ट ड्रॉप करना है, एयरपोर्ट से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के एयरपोर्ट पे वो पहुंचेगा सामान, अगेन वहाँ से पिकअप करके किसी ट्रक, टेम्पो, टैक्सी से उठा के उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो अगेन रोड ट्रांसपोर्ट तो इम्पॉर्टेंट लिंक है, चाहे आप सी ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए या फिर
केड़ा सिरामिक में टाइल्स बन रहा है और चाहते हैं कि इसे सऊदी अरबिया भेज दिया जाए। सऊदी अरब जाने के लिए उसको कांडला पोर्ट तक पहुंचाना है, तो केड़ा सिरामिक से लेके ट्रक में डाल के या कंटेनर्स में फिल करके उसे हम कांडला तक लेके जाएंगे रोड बाय रोड, और उसके बाद शिप्स में लोड करके उसे भेज दिया जाएगा सऊदी अरेबिया। ये हो सकता है। तो हमेशा रोड का इम्पोर्टेंस रहेगा, चाहे आप रेलवे यूज़ करें, सी पोर्ट यूज़ करें, या फिर एयरलाइंस के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करें, तो हमेशा ये एक फीडर की तरह काम करेगा। इन इंडिया, roads are classified in 6 major categories or classes according to their capacities. इसके बारे में हम कल बात कर लेंगे, जहाँ हम बात करेंगे कि रोड्स को हमने अगेन क्लासिफाई किया। देखिए, ये हमारा ज्योग्राफी में क्लासिफाई करने का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। विल नेवर स्टॉप क्लासिफाइंग, हमेशा क्लासिफिकेशन चलता रहेगा। अभी हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्लासिफाई किया, अब हम रोड्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कल हम पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, है ना। इस तरह की जितने रोड्स हैं, 6 टाइप के रोड्स में हमने इनको क्लासिफाई किया, उनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। राइट, विल ऑल्सो सी द मैप्स। ठीक, फॉर टुडे वी विल पुट एन एंड टू दिस। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, दोनों मिल के पढ़ते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।